बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले स्मोक से मुतालिक आपको अपडेट करेंगे कि फैसलाबाद के एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक बरकरार। हवा में मुअल्लक ज़रात की मिकदार ने खतरे की घंटी बजा दी। माहौलियात के तहकीकाती इदारे ने रिपोर्ट जारी कर दी। एयर वीयूएल के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 पॉइंट से भी तजावुज कर गया। स्मोक से मुतालिक आपको बताएं कि फैसलाबाद शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक बरकरार। हवा में मुअल्लक ज़रात की मिकदार ने खतरे की घंटी बजा दी। माहौलियात के तहकीकाती इदारे ने रिपोर्ट जारी कर दी। एयर वीयूएल के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 पॉइंट से भी तजावुज कर गया। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डोगर साहब, बड़ा अहम मामला यह है, इससे पहले भी जिस तरह एक मुहिम भी चलाई गई ताकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको डाउन ही रहने दिया जाए, अब नंबर तो 500 से भी ज्यादा बढ़ गए। जी, फैसलाबाद की बदकिस्मती है कि यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं 505 पॉइंट तक बढ़ गया है और बहुत ही खतरनाक हदों को छू रहा है। कोरोना जब अपनी पीक पे था तो ये 63 पॉइंट्स पे आ गया था और यूं फ़ज़ा साफ़ हो गई थी कि जैसे कुदरत ने रिपेयर कर दिया वो पूरे माहौल को और पूरी फ़ज़ा को, और सरे शाम ही आसमान पे सितारे भी नज़र आना शुरू हो गए थे। लेकिन आज कुछ माह गुजरने के बाद फिर वही सूरत हाल है कि फैसलाबाद जैसा अहम शहर, सनती शहर, जो सनती हब है फैसलाबाद का, टेक्सटाइल हब है, हज़ारों की तादाद में यहाँ मिलने हैं, मुख्तलिफ कारखाने हैं, फैक्ट्रियाँ हैं और लाखों लोग यहाँ से रोज़गार हासिल करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जो मैयत अडॉप्ट किए जाने चाहिए फ़ज़ाई आलूदगी को, माहौलियाती आलूदगी को उसको कंट्रोल में रखने के लिए, और जो आबी आलूदगी हो या फ़ज़ाई आलूदगी हो या फिर शोर की आलूदगी, किसी सतह पर भी हमारे ना तो कोई अदारे इस पर सही तौर पर अमल दरामद करवाने में कामयाब रहे और ना ही हम खुद यानी फैक्ट्री मालकान जो इंडस्ट्रीज हैं वो इस पर कोई तवज्जो दे पाते हैं। फैसलाबाद में बदकिस्मती से डंप कर दिया जाता है पानी जो है ज़ेरे ज़मीन, और उसकी वजह से पानी मुज़र सेहत हो चुका है। फ़ज़ाई आलूदगी जो है वो भी ख़तरनाक हदों को छू रही है। भट्टों का जो धुआं है और फैक्ट्रियों का धुआं फ़ज़ा में जा रहा है, स्मोग भी बढ़ती जा रही है। बहुत ही ख़तरनाक हद तक पहुँच गया है ये क्वालिटी इंडेक्स जो है। 505 पॉइंट का मतलब ये है कि बहुत ख़तरनाक हो चुका है। इसमें सांस लेना बीमारियों को दावत देने के मुतरादिफ है। इस बड़े शहर के साथ ये हो रहा है जो पंजाब में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमा के देता है पंजाब को, और पंजाब गवर्नमेंट की इस वक्त फैसलाबाद पर जो इसकी तरफ जो तवज्जो होना चाहिए उसका आलम यह है कि इसके पास फ़ज़ाई आलूदगी को नापने के लिए, जो मापने के लिए जो आला होता है वो भी मौजूद नहीं है। जी ठीक है जफर डोगर साहब, इससे मुतालिक आपने तफसीलन अपडेट किया, आपका शुक्रिया। रमजान मिर्जा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे स्मोक से मुतालिक। रमजान, आप कहिए ये अहम मामला है, इस हवाले से इंतजामिया की जानिब से क्या इंतजाम किए गए और किन अवामिल की वजह से स्मोक छा रही है जिसमें इजाफा हो रहा है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में मौजूद माफियाज और प्रेशर ग्रुप्स स्मोक को कंट्रोल करने में बड़ी रुकावट बन चुके हैं। इस हवाले से महकमा माहौलियात की जानिब से इस बात का इंकशाफ हुआ है कि फैसलाबाद में मौजूद सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स और इसके साथ साथ दीगर प्रेशर ग्रुप्स जिनमें मुख्तलिफ अफराद मौजूद हैं, उनकी जानिब से फ़ोन कॉल्स की जाती हैं जब महकमा माहौलियात की जानिब से कार्रवाई का इंदिया दिया जाता है। जब ये बताया जाता है कि भट्टा बंद किया जा रहा है, फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो उस वक्त मुख्तलिफ जगहों से फ़ोन कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं, जिसके बाद या तो कार्रवाई को रोकना पड़ता है या हमें कोई और तदाबीर करनी पड़ती हैं। इस हवाले से डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात फरद अब्बास कमोका का यह कहना है कि मुख्तलिफ ग्रुप्स की वजह से इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इस बात का भी इंकशाफ किया है कि अदालती हुक्म के ऊपर भी जब भट्टों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो मुख्तलिफ जगहों से राब्ते शुरू कर दिए जाते हैं। इस हवाले से जिससे नजर ये आ रहा है कि फैसलाबाद में मौजूद प्रेशर ग्रुप्स के बायस फैसलाबाद का माहौल जो है वो तबाह होता हुआ दिखाई दे रहा है। उस्मान, आपको दिखा भी सकते हैं कि इस वक्त जो विजिबिलिटी है वो कम हो चुकी है, 800 मीटर रह चुकी है। स्मोक फैसलाबाद में इस वक्त छा चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 402 पॉइंट्स पर चला गया है, लेकिन इसके बावजूद फैसलाबाद में मौजूद माफिया जो है वो माहौल के दुश्मन दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से उनका कहना है कि गुजारिश है कि फोन कॉल जो है वो ना की जाए, काम करने दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया रमजान, तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात फरद अब्बास का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में मौजूद पंजाब में इस दफा सिर्फ और सिर्फ स्मोक कंट्रोल करनी है, ना कि परफॉर्मेंस शो करनी है। तो कुछ लोग हैं जिनके नाम मैं अभी नहीं ले सकता, उनके बारे में अदालत का हुक्म, अगर वो आपको प्रेशराइज करते हैं ड्यूरिंग स्मोक कैंपेन एक्टिविटी, अगर वो आपको प्रेशराइज करते हैं, कोई पॉलिटिशियन है, ब्यूरोक्रेट हैं, कोई बासर लोग हैं, तो वो आप हमें
PDM को मुतला करें डैशबोर्ड पे, वो उसको हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक वहाँ हाई कोर्ट में जाया जाएगा और वहाँ पे उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो वो बहुत ज़्यादा हैं, तो बराए करम मेरी उन लोग तमाम लोगों से जो मुझे सुबह दोपहर शाम फ़ोन करते हैं, अर्ज़ है, आप मेरे शहर के हैं, मुअज़्ज़ज़ हैं, लेकिन ये मुअज़्ज़ज़ अदालत हाई कोर्ट पंजाब का हुक्म है। भट्टे बंद करने, गाड़ियों की चालान, धुआं छोड़ फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाइयों का कोई नतीजा न निकल सका। रेड जोन में शामिल फैसलाबाद में स्मोक छा गई, मौलिक ज़राअत की तादाद खतरनाक हद तक बढ़ गई। गाड़ियों, भट्टों और सन्नतों ने शहर के माहौल का बेड़ा गर्क कर दिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से तजावुज कर गया। और दूसरी जानिब इससे भी ज्यादा अहम मामला यह है कि डीडी माहौलियात का मौक़िफ़ यह है, फरहत अब्बास का मौका ये कहते हैं। इससे पहले कुछ देर पहले आपको उनकी गुफ्तगू भी सुनवाई। उन्होंने कहा कि सियासतदान और दीगर जो इंतजामी ऑफिसर्स हैं वो उनको फोन कॉल्स करते हैं, उनको मना करते हैं कि आप कार्रवाइयां ना करें। अगर किसी के खिलाफ हम कार्रवाई करते भी हैं, इदारा कार्रवाई करता भी है, तो फिर ऊपर से फोन कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई मजीद ना करें, इनके खिलाफ अगर कोई जुर्माना किया गया है या दीगर मुकदमे के हवाले से कोई पेशरफ्त हुई है तो वो ना की जाए। तो प्रेशर ग्रुप्स का जिक्र कर रहे हैं और इस हवाले से हुकूमत पंजाब को भी नोटिस लेना चाहिए और कमिश्नर फैसलाबाद को भी सारी सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए। एक और अवामी मसले की बात करेंगे। मौसम सर्द होते ही सुई गैस की फराहमी भी मुतासिर होने लगी। फैसलाबाद में सत्याना रोड के रिहायशी इलाकों में दिन भर सुई गैस गायब रहने लगी, जिसने शहरियों को इम्तिहान में डाल दिया। आपको अपडेट करें कि मौसम सर्द होते ही सुई गैस की फराहमी भी मुतासिर होने लगी। फैसलाबाद में सत्याना रोड के रिहायशी इलाकों में दिन भर सुई गैस गायब रहने लगी, जिसने शहरियों को इम्तिहान में डाल दिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे उमैर अजमत से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। में थोड़ी खुनकी पैदा होना शुरू हुई है, सर्दी का मौसम आना शुरू हुआ है, तो उसके साथ ही जो सुई गैस है वो भी गायब होना शुरू हो चुकी है। मैं इस वक्त सत्याना रोड का इलाका मोहम्मदाबाद है वहां पे मौजूद हूं। ये गुंजानाबाद रहायशी इलाका है, मगर यहाँ के इलाका मकीनों के मुताबिक अभी सर्दी शुरू हुई नहीं, सुई गैस गायब होना शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करेंगे कि जब सुई गैस बंद होती है तो उनको कौन सी मुश्किलात है जिनका सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम जी साहब, सुबह ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਗੈਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ 7 ਵਜੇ ਗੈਸ ਆਂਦੀ, ਸਵੇਰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਈ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਲਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਏਡੇ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। अच्छा, बिलखुसूस खवातीन की हम बात करें जिन्होंने किचन में काम करना होता है तो उनकी जो मुश्किलात है वो बढ़ जाती हैं। बेचारी खवातीन जो है वो लकड़ियां जलाने पे मजबूर होती हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगी सुई गैस की बंदिश के हवाले से, जो मुश्किलात आपको उमूर खानादारी में पेश आती हैं उनको कैसे बयान करेंगे आप? बेटा देखो, सीधी गल है, मैं बीमार औरत हाँ, शुगर दी पेशेंट हाँ, उस दे बावजूद मैं अग नहीं बाल सकती, लेकिन फिर भी बच्चों की भुख वास्ते सारा दिन बच्चे भुखे रहते। फिर शाम ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਉਹ ਜਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਈਦੀ। इतनी क परेशानी ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹਦੀ इंतहा कोई। अच्छा, आप क्या कहेंगी इस हवाले से, जो सुई गैस की बंदिश अगर हो रही है आपके इलाके में, इस पे क्या कहेंगे? अवाम को परेशानी का सामना है। उमैर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ये मामला बड़ा अहम है क्योंकि अगर नवंबर की बात की जाए, मौसम सरमा की अभी तो आमद है, नवंबर का दूसरा हफ्ता शुरू हुआ है। इसी पर बात करने के लिए मोहम्मद आसिफ सीनियर इंजीनियर सुई गैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया। अभी नवंबर का दूसरा हफ्ता शुरू हुआ है, मौसम सरमा का अभी तो आगाज है, तो अभी से गैस के मसले का सामना है आवाम को, तो आगे दिसंबर में या जनवरी में क्या होगा? जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया और हमारी कंपनी का मौक़िफ़ लिया आपने। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि फिलहाल हमें गैस शॉर्टेज का कोई सामना नहीं है शहर में। जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है हमें अल्हम्दुलिल्लाह उतनी ही गैस मिल रही है और किसी भी एरिया से फिलहाल कोई कंप्लेन एज सच नहीं है। आप जिस पर्टिकुलर एरिया का कोई मेंशन कर दें या कुछ बता दें, क्योंकि देखें गैस शॉर्टेज के अलावा बाज़ आपको टेक्निकल फॉल्ट भी बाज़ दफ़ा आ जाते हैं ड्यूरिंग रिपेयरिंग, या हमारे जो गैजेट्स होते हैं कोई ख़राब हो जाता है, लेकिन उसे फौरी तौर पे जैसे ही कंप्लेन लॉन्च होती है उसे रेक्टिफाई कर दिया जाता है। आसिफ साहब, हमारे
आसिफ साहब, ये अहम मामला है और हमारे नुमाइंदे उमैर अजमत भी लोगों के साथ मौजूद है, शहरियों के साथ। उमैर से बात करेंगे। उमैर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आसिफ साहब तो कह रहे हैं शॉर्टेज का मसला ही नहीं है, कहीं कोई टेक्निकल फॉल्ट ना हो। आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, ये कौन सा एरिया है? मोहम्मदाबाद सत्याना रोड का इलाका मोहम्मदाबाद है और इलाका मकीनों के मुताबिक गुज़श्ता 20 दिनों से ये सूरत हाल चल रही है। आज गैस हुक्काम को भी शिकायत दर्ज करवाई गई इलाका मकीनों के मुताबिक, बल्कि मैं आपकी बात भी करवाऊंगा। सर, ये बताइएगा कि क्या आपने जो आपको सुई गैस की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है, उसकी कोई शिकायत अभी तक दर्ज करवाई है सुई गैस को? कई दफा करवाई है भाईजान, साडी कोई सुनता ही कोई नहीं, ना कोई इधर आंदा। ਅਸੀਂ ਤੇ 20 ਵਾਰੀ गए, सन तो बिल भी इन्ने आन डे आ, ਅਸੀਂ बिलों तो परेशान होए पे हैं। आज इलाका वकीलों का कहना है कि हमने बारहा दफा शिकायत दर्ज करवाई है और ठीक है, मोहम्मदाबाद के इलाका है, सत्याना रोड पर ये मोहम्मदाबाद के इलाका है। 20 दिन हो चुके हैं, ये गैस का मसला है, एप्लीकेशंस भी दी गई लेकिन अमल कुछ भी नहीं हुआ। आसिफ साहब, आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी, आवाज आप तक पहुंच रही है? आवाज बीच में ड्रॉप हो गई थी। बिल्कुल आखिरी जो कुछ आवाजें थी मैंने सुनी है। मोहम्मदाबाद का जो इलाका है, मैं थोड़ा सा गुजारिश कर दूं कि मोहम्मदाबाद में हमारा जो मेन स्टेशन था उसके रेगुलेटर्स खराब थे और ये परसों कंप्लेंट लॉन्च हुई थी और ये कल शाम तक ये रेक्टिफाई हो गई है। अब करंटली कोई इशू वहाँ पे नहीं है। अगर लोग समझते हैं कि जी गैस उनको मोर देन इनफ नहीं मिल रही, कुकिंग उनकी नहीं हो रही, तो वो दोबारा ऑफिस रब्ता कर सकते हैं। हम उनकी जो उनके इश्यूज हैं, उससे ग्रीवेंसेज हैं, उसे जरूर दूर करेंगे। फिलहाल पूरे सिटी में आप देखें हमारे कोई 7 लाख के करीब कंज्यूमर्स हैं। उस 7 लाख में से सिर्फ एक मोहम्मदाबाद की कंप्लेंट आपने लॉन्च की है जिसका जिक्र किया, और वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टेक्निकल इशू है। गैस की शॉर्टेज का फिलहाल किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप तक या आप ये कह रहे हैं कि परसों आप तक ये कंप्लेन पहुंची, उसके बाद ये इस टेक्निकल फॉल्ट को ठीक कर दिया गया है। लोग ये कह रहे हैं कि 20 दिन से ये मसला चल रहा है, तो 20 दिन से आप तक फिर कंप्लेन नहीं पहुंची? अगर पहुंची फिर आपके नॉलेज में नहीं आई जो कंसर्न अथॉरिटीज है? देखिए, वहाँ मोहम्मदाबाद का जो इलाका है उसमें हमारे अपने भी कुछ एम्प्लॉयज हैं जो रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ 20 दिन से ये इशू चल रहा था। मैंने आपसे गुजारिश की कि आप हमारे सिस्टम में ये कंप्लेंट लॉन्च हुई है कोई 3 दिन पहले, जो एक टेक्निकल फॉल्ट की वजह से थी। लो गैस की कमी का इसमें इशू नहीं था, वो टेक्निकल फॉल्ट कल शाम को दूर कर दिया गया है। कंसर्न सेक्शन ने हमें कंफर्म किया इस चीज़ को और अभी उन्होंने कहा है कि वहाँ पे गैस अवेलेबल है। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप किसी एरिया में लो प्रेशर हो और उसके बाद जब आप रिस्टोरेशन करते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है गैस की पाइपलाइन में रिक्वायर्ड प्रेशर को मेंटेन होते हुए। मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी की तरह नहीं होती कि आपने जस्ट स्विच ऑन किया और हर तरफ वो तमाम रिक्वायरमेंट पहुंच जाती है। तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत उनको इशू हो, जो मेरा ख्याल है कि नहीं होना चाहिए। अगर है तो हम इसे दोबारा चेक करवा लेते हैं। अगर लोगों का भी कोई इशू है तो हमारा नंबर 1199 मौजूद है। वी आर अवेलेबल 24 आवर। वो अपनी कंप्लेंट लॉन्च करें और इंशाल्लाह उनके जो भी ग्रीवेंसेज हैं। आसिफ साहब, आखिर में कमेंट कर दीजिएगा, आपके मुताबिक अब ये इनका ये मसला हल हो चुका है और कोई इस हवाले से कोई फर्दर प्रॉब्लम्स नहीं है? नहीं जी, फिलहाल कोई कंप्लेंट हमारे सिस्टम में लॉन्च नहीं हुई। अगर कोई है अभी भी उनका कोई इशू है तो हम उसे दोबारा चेक करवा लेते हैं। ठीक है आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आसिफ, सीनियर इंजीनियर सुई गैस, हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी जानिब से कहा गया कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ये मसला बना। इसके हवाले से उन्होंने मजीद ये कहा कि गैस की शॉर्टेज का मसला नहीं है, जिस तरह लोगों ने कहा कि गैस की शॉर्टेज का मसला था, 20 दिन से मसला था। अब मोहम्मद आसिफ का मौक़िफ़ ये है कि अब ये मसला हल कर दिया गया है। उमैर अजमत, आपने भी तफसीलन अपडेट किया, आपका भी शुक्रिया। माह अक्टूबर में सीमेंट की फरोख्त ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। तामीरात में इजाफे के बाद मुल्क में सीमेंट की कुल फरोख्त 5.734 मिलियन टन तक रही। फैसलाबाद में सीमेंट के कारोबार से जुड़े ताजिर हजरात ने कहा कि खाम माल और पैकिंग मटीरियल पर ड्यूटी टैक्सेस में कमी लाई जाए तो फरोख्त में मजीद इजाफा हो सकता है। आपको अपडेट करें कि माह अक्टूबर में सीमेंट की फरोख्त ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। तामीरात में इजाफे के बायस मुल्क में सीमेंट की कुल फरोख्त 5.734 मिलियन टन तक रही। फैसलाबाद में सीमेंट के कारोबार से जुड़े ताजिर हजरात का कहना है कि खाम माल और पैकिंग मटीरियल पर ड्यूटी टैक्सेस में कमी लाई जाए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा से शहराज बर से। जी शहराज, आगाह कीजिएगा। फैसलाबाद में भी इसके इफेक्ट देखे जा रहे हैं और सीमेंट की फरोख्त में इजाफा जो है उससे ना सिर्फ हुकूमत को ज़र मुबादला की शक्ल में फ़ायदा पहुंच रहा है बल्कि इसके साथ साथ
جو کنسٹرکشن کے مٹیریل کو فروخت کرنے والے تاجر حضرات ہیں ان کی سیل میں بھی اچھا خاصا اضافہ ہوا ہے. اور اس سیل کو جاننے کے لیے، اس اضافے کو جاننے کے لیے، اس اضافے کے ثمرات اور اس کے فائدے جاننے کے لیے آج ہم ایک لوکل فیصل آباد کی ایک شاپ پہ موجود ہیں جو کہ سیمنٹ کو براہ راست ڈیل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر مٹیریل کو بھی ڈیل کرتے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے، کیونکہ ملک بھر میں 5.734 ملین ٹن جو سیمنٹ ہے وہ فروخت ہوا ہے ماہ اکتوبر میں، اور یہ ریکارڈ فروخت ہے جو کہ حکومت کی جانب سے بھی ایک اچھا قدم کہا جا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کو جاننے کے لیے ہم اس وقت ان کے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے. کنسٹرکشن سے جڑے تاجروں سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے. سر آپ بتائیے گا، سیمنٹ کی فروخت جو ہے وہ عالمی سطح پر بھی ہوئی ہے اور لوکل سطح پر بھی ہوئی ہے، کیا کہیں گے اس کی فروخت کی اصل وجہ کیا ہے کہ فروخت جو ہے وہ اتنی ریکارڈ رہی؟ جی فرسٹ آف آل آپ کا بہت شکریہ آنے کا. اور یہ سب سے شراز بھائی بات یہ ہے کہ یہ صرف پاکستان میں نہیں، یہ عالمی سطح پہ بہت زیادہ کام گیا ہے سیمنٹ کا خاص طور پہ. ایکچولی بات ایسی ہے کہ یہ پچھلے دنوں جو لاک ڈاؤن رہا ہے مارچ سے لے کے تو یہ 3-4 ماہ یہ بہت ہی اس کے کام بالکل ٹھپ ہو گئے تھے. کوئی کنسٹرکشن لائن نہیں تھی چل رہی، کوئی کام نہیں تھا چل رہا، تاجر بہت پریشان تھے ہر لحاظ سے. جو کوئی بھی را مٹیریل جیسا بھی ہے اس میں کوئی بھی ایسا کوئی بینیفٹ نظر نہیں تھا آتا کہ ملک کے حالات کیسے چلیں گے. لیکن جب سے یہ لاک ڈاؤن اوپن ہوا ہے تو الحمدللہ اتنی تیزی دیکھنے کو ملی ہے کہ پورے سال میں اتنی تیزی دیکھنے کو نہیں ملی. ٹھیک ہے، ہمارے پاس اسٹاک نہیں تھا ہوتا سامان کا، ایک ہفتہ اسٹاک نہیں تھا ہوتا. اتنی تیزی تھی لاسٹ ٹائم بھی بہت تیزی تھی. لیکن ابھی فی الحال ابھی آپ جا دیکھیں کسی کالونی میں تو ایک کالونی میں 10-10 15-15 گھر بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو پہلے کبھی دیکھنے کو نہیں ملے. لیکن بہت زیادہ ماشاءاللہ. اور میں کہتا ہوں اگر ایسے حالات رہے. ٹھیک ہے، آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہے گا. کورونا کی وبا گردوں کے مریضوں پر بھاری پڑ گئی. مخیر حضرات کے تعاون سے فیصل آباد میں سب سے بڑا ڈائلائسس یونٹ لگانے کا منصوبہ ٹھپ ہو گیا. تقریباً 5 کروڑ روپے کی لاگت سے 4 منزلہ عمارت تعمیر ہونا تھی اور اس میں 100 ڈائلائسس مشینیں لگائی جانی تھی. اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ عزادار حسین موجود ہیں. جی عزادار، اپڈیٹ کیجیے. کی جانب سے ماہ مارچ میں فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں 100 ڈائلسس مشینیں جو تھی وہ لگانے کا منصوبہ بنایا گیا. اور اس سلسلے میں عمارت جو تھی 100 ڈائلسس مشینوں کے لیے یہ بھی مخیر حضرات کی جانب سے فراہم کی جانی تھی، انہی کی جانب سے تعمیر کروائی جانی تھی. اور اس کے اوپر تقریباً 5 کروڑ روپے کی جو لاگت وہ آنی تھی. اور 8 ماہ ہو چکے ہیں، ابھی تک اس منصوبے پر جو ہے وہ کام شروع نہیں ہو سکا، جس کے سبب ایسے مریض جو کہ گردے کے امراض میں مبتلا ہے اور ڈائلسس کروانا چاہتے ہیں تو انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ڈائلسس کی مشینوں کی جو تعداد ہے وہ انتہائی کم ہے. اور ایسے میں جو دور دراز سے مریض آ رہے ہیں گردے کے امراض میں مبتلا اور انہیں ڈائلسس کروانے ہیں تو یا تو انہیں پھر ٹائم دیا جا رہا ہے یا پھر انہیں بار بار جو چکر لگانے پڑ رہے ہیں. اور ایسے میں وہ پرائیویٹ ہسپتالوں کا رخ کر رہے ہیں، جس پر مریضوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس منصوبے کو جو تھا وہ اگر شروع نہیں کرنا تھا تو اناؤنس جو تھا وہ کیوں کیا گیا، مریضوں کو جو تھی امید وہ کیوں دلائی گئی. اس سلسلے میں پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی کے جو انچارج ہیں الائڈ اسپتال کے، جن کے تعاون سے یہاں پہ جو تھا منصوبہ اس کے اوپر کام شروع ہونا تھا، تو اس سلسلے میں قاسم عباس ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ مخیر حضرات کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی تھی اور لیکن کورونا وائرس کی وبا کے دوران ان کے جو کاروبار تھے وہ متاثر ہو گئے، جس پر کام جو تھا وہ شروع نہیں کروایا جا سکا. تاہم ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہے. جیسے ہی ان کا یہ کہنا ہے کہ حالات بہتر ہوں گے، ان کے کاروبار ٹھیک ہوں گے تو ڈائلسس یونٹ جو ہے وہ یہاں پہ لگایا جائے گا. تاہم اس سلسلے میں جو ایڈیشنل میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیں الائڈ اسپتال ڈاکٹر اکرم چیمہ، ان سے بھی ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ مخیر حضرات کی جانب سے جو تھا یہ منصوبہ بنایا گیا تھا اور ان کی جانب سے یہ یقین دہانی بھی کروائی گئی تھی. جگہ جو تھی وہ الائڈ اسپتال انتظامیہ نے فراہم کرنی تھی، عمارت کا جو خرچہ تھا اور اس کے علاوہ جو ڈائلسس مشینیں تھی یہ مخیر حضرات کی جانب سے فراہم کی جانی تھی. مگر تاحال اس کے اوپر جو ہے وہ ابھی تک کوئی بھی پیش رفت نہیں ہو سکی. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ مخیر حضرات کے ساتھ رابطے میں ہے، جیسے ہی ان کی جانب سے کوئی یقین دہانی کروائی جائے گی تو جگہ جو ہے وہ الائڈ اسپتال انتظامیہ کی جانب سے فراہم کی جائے گی. اور اگر میرے کم میں آپ دیکھ سکیں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ڈائلسس یونٹ کا جو تھا وہ منصوبہ بنایا جانا تھا اور یہاں پہ ڈائلسس یونٹ 4 منزلہ عمارت تعمیر کی جانی تھی، جس میں پہلے سال میں جو تھی وہ 40 مشینیں لگائی جانی تھی اور اس کے بعد مزید 40 ڈائلسس مشینوں کا جو تھا وہ اضافہ ہونا تھا اور تقریباً 100 ڈائلسس مشینوں کا کہا گیا تھا. مگر تاہم ابھی تک نہ تو منصوبے کے اوپر کام شروع ہو سکا، نہ ہی عمارت تعمیر ہو سکی ہے، نہ ہی اس میں ابھی تک کوئی پیش رفت دیکھنے میں نظر آ رہی ہے. جی عزادار حسین اس متعلق بتا رہے تھے، یہ معاملہ بڑا اہم ہے اور اس متعلق مزید آپ کو بتایا کہ کورونا وائرس کی وبا گردوں کے مریضوں پر بھاری پڑ گئی. مخیر حضرات کے تعاون سے فیصل آباد میں
सबसे बड़ा डायलिसिस यूनिट लगाने का मंसूबा ठप हो गया। तकरीबन 5 करोड़ रुपए की लागत से 4 मंजिला इमारत तामीर होना थी और इसमें 100 डायलिसिस मशीनें लगाई जानी थी। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें कि कोरोना वायरस की वबा गुर्दों के मरीजों पर भारी पड़ गई। मुखैर हजरात के ताउन से फैसलाबाद में सबसे बड़ा डायलिसिस यूनिट लगाने का मंसूबा ठप हो गया। अज़दार हुसैन इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चनियोट जिला भर में 3 खातीन समेत 11 अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला। जिला भर में अब तक कोरोना के बायस 7 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। 11 मरीजों में 1 का ताल्लुक तहसील भवाना, 8 तहसील लालिया और 2 का चनियोट से है। मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल कदीर से। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह चनियोट में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है और कोरोना वायरस से बचाव से मुतल्लिक जहां महकमा सेहत की जानिब से इकदाम जारी हैं, वही महकमा सेहत की रिपोर्ट सिटी 41 ने हासिल कर लिया, जिसमें मुश्तबा तौर पर 9200 मरीज रिपोर्ट हुए, जिनमें 291 मरीज जो है वो कोरोना वायरस में मुतासर हुए। मजीद इस सवाल से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शहजाद खलील साहब। सर बताइएगा, कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, इससे बचाव से मुतल्लिक इकदाम जारी है और कितने मरीज अब तक जो है वो मुतासर हुए? जी टोटल 291 पेशेंट्स जो हमारे यहाँ इधर मुतासर हुए थे कोरोना से, जिसमें से हमारे 277 मरीज जो हैं सेहतयाब हो गए। जिसमें फ़ेज़ 1 जब कोरोना की फ़ेज़ आई थी उसमें 5 पेशेंट की डेथ रिपोर्ट हुई थी और जो फ़ेज़ 2 आई इसमें 2 पेशेंट्स की डेथ हुई है। अब तक जब से मार्च से लेके अब तक ज़िला चनियोट में सिर्फ 7 पेशेंट्स की डेथ रिपोर्ट हुई है, जिसमें और हमारे 277 पेशेंट रिकवर हुए हैं। बाकी महकमा सेहत काफ़ी फ्रंट फुट पे खेल रहा है कोरोना से लड़ने के लिए और होप्स हो कि हम इसको जल्दी काबू पा लेंगे। सर शहरियों को क्या हिदायत जारी करें? यही है कि मास्क पहन के रखें, गैर ज़रूरी तौर पे रश वाली जगहों पे ना जाएं, घर से बाहर ना निकलें, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, जब भी घर में दाखिल हों तो अपने हाथ एक दफ़ा अच्छी तरह धो लें ताकि जो भी जरासीम घर से बाहर से आएँ वो एक दफ़ा वॉश आउट हो जाएँ। बिल्कुल, माह मार्च से अब तक 7 अफराद जो है वो कोरोना वायरस की वजह से लुकमा जल बने हैं और महकमा सेहत की जानिब से इकदाम जारी हैं। 291 मरीज जो है वो चनियोट में कोरोना वायरस से मुतासर हुए थे और 277 मरीज जो है वो सेहतयाब हुए हैं। जिस सवाल से महकमा सेहत की जानिब से यही कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको हम खबर से आगाह करते चले कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए तमाम जरूरी इकदाम उठाए जाएंगे। कोरोना मरीजों की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। कोरोना पर काबू पाने के लिए पहले की तरह शहरियों का भरपूर ताउन जरूरी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मजीद ये कहा, SOPs की खिलाफवर्जियों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। पंजाब में 24 घंटे में कोरोना के बायस 9 मरीज जाँ बहक हुए। DIG जेल सैदुल्ला गोंदल का डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद का दौरा, कोरोना से मुतालिक इकदाम का जायजा लिया गया। जेल बैरिक्स, गोदाम और किचन की सफाई सुथराई को तफसीली चेक किया। कोरोना केयर फील्ड अस्पताल का भी दौरा किया। आपको अपडेट करेंगे, DIG जेल सईदुल्ला गोंदल का डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद का विजिट, कोरोना से मुतालिक इकदाम का जायजा लिया गया। जेल बैरिक्स, गोदाम और किचन की सफाई सुथराई को तफसीली चेक किया गया। कोरोना केयर फील्ड अस्पताल का भी दौरा किया। अभी आपको बताएंगे, टोबा में किसान बोर्ड यूनियन के और वस्ती पंजाब के सदर डॉक्टर अब्दुल जब्बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। मुख्तलिफ अजला में हमारे सूबाई ओहदेदारान, मरकजी ओहदेदारान और मकामी ज़िले ओहदेदारान उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। मैं आज टोबा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हाजिर हुआ हूँ। आप दोस्त सब जानते हैं कि हमने किसानों के करंट इश्यूज़ पर 4 नवंबर को लाहौर में एहतजाजी मुजाहरा किया और वहाँ हमारे हुकूमत पंजाब के ज़िम्मेदारान से बादज़ा मुज़ाकरात हुए और उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि हम इंशाअल्लाह ये आपके तमाम मसाइल जायज़ हैं और इन पर हम बिल्कुल जो है वो गौर करेंगे और ये हमें यकीन दिलाया कि ये आपके मसाइल समझिए कि हल हो चुके हैं। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आपके सामने गंदम का रेट इस वक्त तक जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है वो 1650 रुपये है, जबकि हमसे ये कमिटमेंट की गई
कि गंदम का रेट 2000 रुपये किया जाएगा। कल ही ग़ालिबन या परसों पंजाब असम्बली में भी इसकी करारदाद पास हुई है। वफाकी गवर्नमेंट में वफाकी वज़ीर ज़राअत और बाकी अफराद ने भी इसकी हिमायत की है, लेकिन उन लोगों ने जो ज़राअत से जिनका कोई सरोकारी ताल्लुक ही नहीं है, शिबली फराज जैसे, शेख रशीद जैसे और इस किस्म के लोग जो पॉलिसियां बना रहे हैं और मुशीर ख़जाना, जिन्हें मालूम नहीं कि किसान काश्त किस तरह की जाती है, उसकी कास्ट क्या आती है, किस किस तरह से उनको दरपेश मसाइल हैं, वो पॉलिसियां बना रहे हैं। और मैं ये बिल्कुल बरमला ये कहता हूँ कि ये वो लोग हैं जो इस पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को नाकाम करने के दर पे हैं और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर किसान उठे और इस हुकूमत के खिलाफ वो उनका क्लैश हो और बिलाखिर ये इस मुल्क की हुकूमत जो इस वक्त चल रही है, ये इसके खिलाफ एक साजिश की जा रही है। मैं ये कहता हूँ कि इस पूरे मुल्क के अंदर और बिलखसूस पंजाब के अंदर किसान का ये मुआशी कत्ल बंद किया जाए और बजाय हमें सड़कों पर आने। टोबा में किसान बोर्ड यूनियन के वस्ती पंजाब के सदर डॉक्टर अब्दुल जब्बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। आगे बढ़े आपको बताएं कि यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस स्टार्टअप सेमिनार का इनेकाद किया गया। नेस्ले कॉर्पोरेशन है, शेलनबर्गर एक कॉर्पोरेशन है, टोटल एक कॉर्पोरेशन है, ये शेयर के बेस के ऊपर, यानी जब आप पार्टनर थे या सोल प्रोप्राइटर थे और आपने कर्जा लिया था, तो कर्जा अगर कारोबार नहीं चल सका था तो वो कर्जा आपकी पर्सनल प्रॉपर्टीज को बेच के दिया गया। लेकिन यहां पर जब आप एक ऐसी कंपनी बना रहे हैं जो कि कॉर्पोरेशन है और उसके शेयर्स हैं, तो अगर कंपनी वो डूब जाती है तो वो कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, जो उसके शेयर होल्डर्स हैं, उनका जितना जितना शेयर थे, अगर किसी के पास 10 शेयर थे तो 10 शेयर चले गए, किसी के पास 1000 शेयर था तो 1000 शेयर चला गया, किसी के पास 10,000 शेयर थे तो 10,000 शेयर चले गए। उनकी प्रॉपर्टीज को नहीं बेचा जाएगा। क्यों नहीं बेचा जाएगा? कि वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। कॉर्पोरेशन इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी से क्या मुराद है? आपने कार्टून्स देखे होंगे बचपन में और अभी भी देखते होंगे शायद, मैं भी कभी कभी देखता हूं, और पता नहीं अब तो कार्टून और तरह के हैं। तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस स्टार्टअप सेमिनार का इनेकाद किया गया। वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। SHO सिटी मोहम्मद अफजल और इंचार्ज चौकी की सैटेलाइट टाउन हाजी नसरुल्लाह खान ने रोड डकैती और स्ट्रीट क्राइम की मुतादिद वारदातों में मतलूब आमिर उर्फ आमरी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ बाबर मुनीर मौजूद हैं। जी बाबर, कहिए। बिल्कुल जी, चिन्नौर पुलिस ने डकैत गैंग को सरगना समेत जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। SHO सिटी मोहम्मद अफजल और इंचार्ज चौकी सैटेलाइट टाउन हाजी नसरुल्लाह खान की जानिब से कार्रवाई की गई है, जिसमें जो डकैत गैंग था आमर उर्फ आमरी, उसे जो है वो गिरफ्तार किया गया, जिसमें गिरफ्तार मुलजमान में फैसल, आसफ और इसके साथ साथ इल्ताफ और आमर उर्फ आमरी जो है वो शामिल हैं। जो डकैत का सरगना था आमर उर्फ आमरी, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पर मुलजमान की जानिब से रोड डकैती और स्ट्रीट क्राइम में ये मुलजमान जो है वो मुलव्वस थे। तो चिन्नौर पुलिस को मुतअद्दिद जो है वो वारदातों में मतलूब थे, जिस पर आज जो है वो कार्रवाई की गई है SHO सिटी और इंचार्ज चौकी सैटेलाइट टाउन की जानिब से, जिस पर इन मुलजमान को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जा से माल मसरूका भी बरामद किया गया, जिसमें मोटरसाइकिलें, नकदी, मोबाइल फोन और नाजायज असला जो है वो शामिल है, जिस पर जो है वो चिन्नौर पुलिस की जानिब से यह कार्रवाई की गई थी। और मुलजमान बाबर, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। समंदरी का रुख करेंगे, जहां पर थाना तरखानी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोश को गिरफ्तार किया। मुलजिम फ्रांस से 60 लीटर शराब जबकि मुलजिम लतीफ चर्च बरामद कर ली। मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं सारे मामले के हवाले से कि थाना तरखानी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोश को गिरफ्तार किया। मुलजिम फ्रांसिस से 60 लीटर शराब, फ्रांसिस शराब आपको बताएं कि 100 लीटर उसकी मिकदार बताई जा रही है, वो बरामद की। साथ आपको बताएं कि चर्च भी बरामद की गई। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहेगा। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद का कॉलेजेस और स्कूल्स के तलबा के लिए अलग अलग मयार। सालाना स्पोर्ट्स मुकाबलों में स्कूल्स के तलबा नजरअंदाज। 5 साल से इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मुकाबले ना हुए। 5 साल पहले तक हेडमास्टर्स एसोसिएशन को स्पोर्ट्स मुकाबले करवाने के लिए हर साल फंड्स जारी किए जाते थे ताकि तलबा स्कूल सतह से ही खेलों के मुकाबलों में अपनी सलाहियतों को निखारें, लेकिन यह सिलसिला दोबारा शुरू ना हुआ।
मजीद तफसीलात जानेंगे जहांगीर अशरफ से। जी आगाह कीजिएगा। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद की तरफ से स्कूल्स के तलबा को स्पोर्ट्स की सरगर्मियों में नजरअंदाज कर दिया गया है। पिछले 5 साल से इंटर स्कूल स्पोर्ट्स जो हैं उनका इनकाद नहीं किया जा रहा, जबकि कॉलेजेस में इंटर कॉलेजेस हर साल करवाई जाती है और कॉलेजेस के तलबा को भरपूर खेलों में पार्टिसिपेट का मौका दिया जाता है। इस हवाले से स्कूल साइड के जो तलबा हैं खासे परेशान हैं, क्योंकि उनको इंटर स्कूल ना होने के बायस किसी भी और स्कूल में जाकर खेलने का मौका नहीं मिल पा रहा और वो अपने खेलों के टैलेंट को मजीद निखारने में अभी तक उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो दूसरे स्कूल में जाकर कंपटीशन करें। जो तलबा स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं उनको मायूसी का सामना है, क्योंकि उनके मुकाबला जात जो है वो तालीमी बोर्ड की तरफ से पिछले कई साल से नहीं करवाए गए। तलबा हमारे साथ मौजूद हैं, हमसे बात करते हैं कि स्पोर्ट्स की सरगर्मियां ना होने से, इंटर स्कूल्स ना होने से आप क्या समझते हैं कि आपका जो टैलेंट है वो जाया होगा या आपको कोई आगे मौका नहीं मिल रहा? मैं क्रिकेट खेलता हूं और इंटर बोर्ड ने काफ़ी देर से हमारे ये मैचेस नहीं हो रहे हैं, उसकी वजह से हमारी क्रिकेट की सरगर्मियां बहाल नहीं हो सकी हैं। हमारी बोर्ड से और इंटर बोर्ड से गुजारिश है कि वो हमारी तलीमी क्रिकेट। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। इसी पर हमें ज्वाइन की है PRO तालीमी बोर्ड तैमूर सुहेल खान ने। सुहेल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुहेल साहब क्या वजह है कि स्कूल्स में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज नहीं हुई पिछले 5 सालों से? जी शुक्रिया ज्वाइन करने का। मैं ये गुजारिश करता चलूं कि 2012 के अंदर जो CM पंजाब थे हमारे, उन्होंने ये डायरेक्शन दी जब उन्होंने फैसलाबाद का विजिट किया कि जो स्कूल हैं वो बोर्ड को कोई भी जो स्पोर्ट्स की मादमी फीस होती है बोर्ड की वो अदा नहीं करेंगे। तो जो स्कूल थे सरकारी और प्राइवेट, उन्होंने हमें स्पोर्ट्स की फीस देनी बंद कर दी। 2013 के अंदर हमने फिर स्पोर्ट्स का इवेंट करवाया, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर स्पोर्ट्स की जो है कमेटियां बनी हुई, इनकी हेडमास्टर्स की एसोसिएशन बनी हुई। हमने हर डिस्ट्रिक्ट वाइज इनकी जो फंडिंग थी 1 लाख 1.5 लाख रुपए, वो हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट की फंडिंग की और स्पोर्ट्स इवेंट हो गया। जब 2013 के अंदर हमारे महकमे का ऑडिट हुआ, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ही एक इदारा करता है, ऑडिट किया तो हम पे ऑडिट ऑब्जर्वेशन लगी, ऑडिट पैरा लग गया हमारे इदारे पर। उन्होंने ऑडिट फर्म ने हमसे ये पूछा कि जब आपको स्कूल स्पोर्ट्स की फीस अदा नहीं कर रहे तो आप किस जमन में इन जो स्कूल्स हैं इनको आप पैसे अदा कर रहे हैं इनकी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज के लिए। तो उसके बाद सुहेल खान साहब आपका शुक्रिया आपके वक्त का। सुहेल खान साहब इस हवाले से अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। देहात में बुजुर्गों की महफिल कैसे जमती है और इस चौपाल की क्या सकाफत है, ये रिपोर्ट देखिए। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਖਰੀ ਏ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਨ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਇਤਮਾਨਾਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐ ਲੋ ਇਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੋ ਜਿਹੜਾ ਟੱਗੇ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਵੇਖੋ ਖੋਤੇ ਤੇ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੱਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖ ਲੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਸੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਪੁਰਸਕੂਨ ਪਾਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਬਾਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇਤਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਅੰਦਰ ਵਸਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖਾਣੀ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਲਣ ਨਹੀਂ ਬੱਗਾ ਤੇ ਗਵਾੜੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ। ਇੱਕ ਦੂਏ ਕੋਲ ਬਾਣਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਸ ਚੌਪਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੱਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੁੜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਲ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਜੀ ਰੋਲਾ ਰੱਪਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਛੱਡੋ। ਹੁੱਕੇ ਦੀ ਗੁੜ-ਗੁੜ ਤੇ ਗੱਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਕੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਖਾਲਸ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ ਪੰਜਾਬੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। कैमरामैन मुजाहिद अली के नाल जुल्कनन ताहिर, फैसलाबाद। समुद्री में पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। सेमिनार में डिवीजन भर से हुक्मों ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जानेंगे वकास जमील से।
جی بالکل، پاکستان طبی کانفرنس کی جانب سے سمندری میں ایک سیمینار کا جو ہے اہتمام کیا گیا ہے، جس میں پنجاب بھر سے حکیم حضرات جو ہیں وہ شریک ہوئے ہیں. ان کے کیا مطالبات ہیں اور مقصد کیا تھا اس حوالے سے ہمارے ساتھ جنرل سیکرٹری صاحب موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے جانتے ہیں. سر بتائیے گا، آج کا جو سیمینار آپ نے منعقد کیا ہے، اس کا مین مقصد کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. آج سمندری میں پاکستان طبی کانفرنس جراحت ونگ کے زیر تمام ہم نے سیمینار کا انعقاد کیا ہے. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو ہمارا ایک روایتی شعبہ ہے، طریقہ علاج ہے، جسے ہم طب یونانی، طب اسلامی کے نام سے بھی جانتے ہیں، اس کو ایک تو جو میسج تھا کہ اس کا میسج پہنچایا جائے اور عوام میں اس کا تشخص بہتر کیا جائے کہ یہ جو ایک روایتی قدرتی طریقہ علاج ہے اور یہ شفا بخش اثرات سے بھرپور ہے. اور پاکستان میں اس وقت جو 3 طریقہ علاج ہیں، جس میں سب سے ٹاپ پہ طب یونانی ہے اور اسے پاکستان کی ٹھیک ہے، آپ نے اپڈیٹ کی.